वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर की समरी एंड इट इज द लास्ट पार्ट। इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स बचेंगे बेस्ड ऑन कंपटीशन एंड बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव पैटर्न दैट इज मीन फॉर बोर्ड। तो लास्ट पार्ट में मिसलेनियस जो कुछ बच गया है वो सारा मैंने समेट दिया, यानी अब इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है बच्चों, ये पूरा कवर हो जाता है। सो समरी ऑफ मिसलेनियस, इसमें हम क्या क्या शामिल करेंगे बच्चों? साइंटिस्ट के नाम जो इस चैप्टर में आए हैं, कौन कौन सी यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को हमने असाइन की हैं, और ब्लू बॉक्स में कौन सी डिटेल्स आपके काम की हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ समरी ऑफ मिसलेनियस। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं कूलम के बारे में। सो कूलम्स लॉ यहां पे आया है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। सवाल उठता है क्या साइंटिस्ट के नाम हमसे पूछे जाएंगे एग्जाम में? फिजिक्स में बच्चों नहीं पूछे जाते, बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। तो साइंटिस्ट के नाम आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि कूलम्स लॉ कितने दिया था, कूलम ने दिया था। और गॉस लॉ इसमें आया है, तो पूरा नाम जो था उनका आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इससे ज्यादा हमें कुछ याद नहीं रखना। तीसरा, मिल्कन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्वांटा ऑफ चार्ज डिटरमाइन किया था। और सर जे जे थॉमसन ने, उनका फोटो मैंने यहाँ नहीं दिखाया, जे जे थॉमसन ने E/m निकाला था इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी चार्ज टू मास रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज पता किया था सर जे जे थॉमसन ने। तो ये तो हो गए वो साइंटिस्ट जिनका कंट्रीब्यूशन है चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, या उल्लेख है, डिस्क्रिप्शन है, वगैरह वगैरह। नाउ यूनिट्स को देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, आगे जाके सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, मैं डिस्कस कर रहा हूं। चार्ज को नापते हैं हम कूलम में। अगर कूलम पूरा लिखना है तो छोटे सी से स्टार्ट करके लिखना होगा, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पर है यूनिट, अदरवाइज हम सिंगल लेटर कैपिटल सी से दिखाना प्रेफर करते हैं। सो कूलम इज यूनिट फॉर चार्ज। फोर्स के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम न्यूटन में ही नापते हैं। जितनी भी तरह के फोर्स है, चाहे वो टेंशन हो, चाहे सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, सबको, चाहे फ्रिक्शन फोर्स हो, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, विस्कस ड्रैग हो, सबको न्यूटन में ही नापा जाता है बच्चों। ये आपने 11th क्लास में सीखा था फर्स्ट चैप्टर में। इलेक्ट्रिक फील्ड ई को अगर हम F/Q फॉर्मूले से देखें तो न्यूटन पर कूलम उसकी यूनिट बनती है, और माइनस dV/dr फॉर्मूले से देखें तो वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट बनती है। दोनों एप्लीकेबल हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नाप सकते हैं न्यूटन पर कूलम में भी, और नाप सकते हैं वोल्ट पर मीटर में भी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम वोल्ट में नापते हैं, और ये अलेक्जेंडर डी वोल्टा के नाम पर है यूनिट, जिसने सिंपल वोल्टेज सेल का आविष्कार किया था। तो बच्चों इसको हम दिखाते हैं सिंगल लेटर कैपिटल वी से। अगर पूरा आप लिखना चाहते हैं तो स्मॉल वी से स्टार्ट करके आपको लिखना होगा VOLT। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम जूल में नापेंगे इस चैप्टर में। हालांकि एनर्जी को नापने के लिए और भी यूनिट्स हैं, जिनमें किलोवाट आर है, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो मैं जिसके लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा बच्चों। आज शाम से ही मैं उसके लेक्चर्स अपलोड करना शुरू कर दूंगा बोर्ड पर पढ़ाकर। और हम जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट भी यूज होगी एनर्जी के लिए, जिसको हमने रिवीजन में शामिल किया था कंसेप्ट्स में। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस को नापते हैं बच्चों फैरेड में, और फैरेड को दिखाते हैं हम सिंबल कैपिटल F से, क्योंकि C होता है Q/V। Q को कूलम में नापा था, कूलम बहुत बड़ी यूनिट है चार्ज को नापने की, तो फैरेड भी कैपेसिटी को नापने की बहुत बहुत बड़ी यूनिट है। हमारी पूरी अर्थ को हम एज ए कंडक्टर ट्रीट करें तो अर्थ की कैपेसिटी आती है 711 माइक्रोफैरेड। और अगर आयनोस्फीयर और अर्थ की सरफेस को दो स्फीयर मानते हुए अगर हम ये मान लें कि उनसे मिलकर एक स्फेरिकल कैपेसिटर बन रहा है, तो बच्चों कैपेसिटी आती है 0.1 फैरेड, यानी फैरेड कैपेसिटी को नापने की बहुत बहुत बड़ी यूनिट है। तो हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं, माइक्रो, पिको, ये लगाकर यूज करते हैं। पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको कैलकुलेशन करनी है न्यूमेरिकल में,
ये माइक्रो, पिको, नैनो जो भी प्रीफिक्स लग रहे हैं ये तो आपको हटाने होंगे, आपको एसआई में वैल्यू रखनी है तो प्रीफिक्स का जो मल्टीपल है वहां पर आ जाएगा कोरिस्पॉन्डिंग। माइक्रो है तो 10 की पावर -6 आ जाएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम वोल्ट इनटू मीटर में या न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर कूलम में नाप सकते हैं। ये दो यूनिट किस बेसिस पर हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपने वोल्ट पर मीटर में नापा तो E इंटू ए, ये होता है फॉर्मूला E इंटू ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट इंटू मीटर बन जाएगा, और न्यूटन पर कूलम में नापा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बन जाएगा। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है वो समझ लीजिए, बच्चों से जो गलती हो जाती है एग्जाम में। मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे हम 2 चैप्टर बाद, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से साउंड में रिजेंबल करता है, फ्लक्स फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है बच्चों वेबर। तो बच्चे गलती से खिचड़ी बना देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वेबर लिख देते हैं, आपको ध्यान रखना है वेबर मीन फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम दिखाते हैं सिंबल स्मॉल p वेक्टर से, छोटे p के ऊपर वेक्टर। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं सिंबल्स, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज करने होते हैं। तो स्मॉल p इक्वल टू q इंटू 2l, जहां पे 2l है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ प्लस q विद रिस्पेक्ट टू माइनस q, तो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कूलम इंटू मीटर में से नापा जाएगा, चार्ज q को कूलम में, डिस्टेंस को मीटर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी बात करें तो ये छोटा k है बच्चों, स्मॉल k। तो स्मॉल k के लिए अगर मैं फॉर्मूले को कन्वर्ट करता हूँ कूलम्स लॉ से, जो हमें फॉर्मूला मिलता है F इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर, तो वहां से k आ जाएगा fr स्क्वायर अपॉन q1 q2, तो f न्यूटन में, r स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन q1 q2 कूलम स्क्वायर। तो यूनिट बन गई इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। परमिटिविटी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जो कि तय करती है कि उस मीडियम में होकर कितना इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन हो पाएगा, कितना वो मीडियम सपोर्ट कर रहा है। एप्सिलॉन से इसको हम दिखाते हैं, 3 तरह की होती है, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन m, एंड रेफरेंस परमिटिविटी फॉर एयर और वैक्यूम एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन r तो यूनिटलेस डायमेंशनलेस हो जाएगा बच्चों, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K से भी दिखाते हैं। बाकी दोनों परमिटिविटी की यूनिट जस्ट रिवर्स हो जाती है जो K की है, यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप चाहें तो लिखकर देख लें, क्योंकि K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। नेक्स्ट रिलेटिव परमिटिविटी, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। मैक्सिमम रिलेटिव क्वांटिटीज, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में बिठा लीजिए, मैक्सिमम रिलेटिव क्वांटिटीज या बोले सारी की सारी एक को छोड़कर। आपको याद होता आप प्रतिज्ञा किया करते थे स्कूल में छोटे थे जब, सारे भारतवासी मेरे भाई बहन है, तो कई बच्चे बोलते थे एक को छोड़कर। तो बच्चों सारी की सारी रिलेटिव, जिनके आगे रिलेटिव लग गया, जनरली वो एक रेशो को रिप्रेजेंट करती है, रेशो को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेशो को रिप्रेजेंट करता है C/V, तो रेशो को रिप्रेजेंट करती है, तो यूनिट कट जाती है, तो यूनिटलेस डायमेंशन, एक्सेप्ट एक खाली कौन सी, रिलेटिव वेलोसिटी, जो कि डिफरेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी यूनिटलेस डायमेंशनलेस नहीं होती है, बाकी जितनी भी रिलेटिव क्वांटिटीज हैं सब यूनिटलेस डायमेंशनलेस होती हैं। नेक्स्ट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो न्यूमेरिकली एप्सिलॉन r ही होता है, एक्चुअल में नाम बदल जाता है। फोर्सेस का रेशो ले रहे हैं हम, फोर्स जब चार्जेस किसी एयर या वैक्यूम में रखे हुए हैं उसके साथ जब वो किसी मीडियम में रखे हुए हैं, तो इट इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस। कैपेसिटी के रेशो के टर्म्स में जब इसे डिफाइन करते हैं तो ये बन जाती है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। यानी अगर आपसे पूछ लें स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी की यूनिट बताइए, तो बच्चों यही है वो, यानी यूनिटलेस डायमेंशनलेस। वहां कैपेसिटी का रेशो आ जाता है, कैपेसिटी का रेशो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब प्लेट्स के बीच में मीडियम है उसका रेशो उसके साथ जब प्लेट्स के बीच में हवा या वैक्यूम है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। तो नाम से पता चल रहा है बच्चों, एनर्जी जूल में, डेंसिटी तो कितने वॉल्यूम में कितनी एनर्जी पैक्ड है उससे डेंसिटी बनेगी, तो जूल पर मीटर क्यूब। अब जूल पर मीटर क्यूब में आप देख रहे हैं जूल में छुपा हुआ है न्यूटन मीटर, वर्क की यूनिट होती है जूल, W होता है F.S, तो जूल में तो छुपा हुआ है न्यूटन मीटर, तो 1 मीटर कट गया तो क्या बचा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
और यहीं से हम अंदाजा लगा पाते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर अप्लाइड बाय वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर ऑन द अदर बोथ आर एक्चुअली सेम, न्यूमेरिकली इक्वल। नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में नापा जाता है। इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज ए गिवन मीडियम। सो इट इज मेजर्ड इन न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, इसमें इसको नापा जाता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट। आपको याद रखना है एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 3 मेगा वोल्ट पर मीटर, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी से आप इसको लिंक कर सकते हैं। इसको हम दिखाते हैं काई से, सबस्क्रिप्ट ई लगा देते हैं छोटा सा इलेक्ट्रिक के लिए, और सबस्क्रिप्ट बी तो नहीं एम लगा देते हैं मैग्नेटिक के लिए। ये भी बच्चों यूनिटलेस डायमेंशनलेस है यानी इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ये एक तरह की एफिशिएंसी रिप्रेजेंट करती हैं, यानी ऊपर और नीचे सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी आएंगी, इसलिए यूनिट और डायमेंशन कट जाएंगी। सो ससेप्टेबिलिटी इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस। नेक्स्ट, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लैम्डा से दिखाते हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कूलम पर मीटर, तो कूलम पर मीटर है लीनियर चार्ज डेंसिटी। और अगर हम बात करें पोलराइजेशन की, तो इसको दिखाते हैं बच्चों कैपिटल P वेक्टर से। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसके कोरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी मैग्नेटिज्म में हम पढ़ेंगे मैग्नेटाइजेशन। आप शब्द का अर्थ समझते हुए चलें तो इसकी एक इमेज दिमाग में बन जाएगी बच्चों। मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेटाइज करना, पोलराइजेशन मतलब पोलराइज करना। मैग्नेटाइज किसको किया जा सकता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। पोलराइज किसको किया जा सकता है? डाई इलेक्ट्रिक्स को। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए डिफाइंड है पोलराइजेशन यहां पर। फिर ऑप्टिक्स में भी आप पोलराइजेशन पढ़ोगे, बट उसको हम नापते हैं अलग तरह से। ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है जो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों पोलराइजेशन वर्ड आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, वहां सेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सेल को पोलराइज किया जाता है, सेल का पोलराइजेशन हो जाता है, विच इज ए डिफेक्ट, जिसको रिमूव करने के लिए हम कुछ मेथड यूज करते हैं। तो पोलराइजेशन होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक्वायर्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक पर यूनिट वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है न्यूमरेटर में कूलम इनटू मीटर, और जो वॉल्यूम आ रहा है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है कूलम इनटू मीटर अपॉन मीटर क्यूब। तो क्या बचा हमारे पास? कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब मजे की बात है कि सेम यूनिट होती है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की, कैपिटल डी से उसको दिखाते हैं हम। ये ब्लू बॉक्स में मिलेगा बच्चों आपको एनसीईआरटी में, कूलम पर मीटर स्क्वायर इसकी भी ऐसा यूनिट है। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, पोलराइजेशन, दोनों के ऐसा यूनिट सेम है। बच्चों मैंने एक भी चीज नहीं छोड़ी है, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो जो चीजें क्वांटिटीज हो सकती हैं, जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे समरी में कवर कर लिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी आल्सो हैज सेम यूनिट, सिग्मा से उसको दिखाते हैं। तो सरफेस पर चार्ज की डेंसिटी कूलम पर मीटर स्क्वायर। एंड नेक्स्ट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बच्चों उसको रॉ से दिखाते हैं, इसको नापेंगे कूलम पर मीटर क्यूब में। अब आते हैं हम ब्लू बॉक्स की डिटेल पर। पहला ब्लू बॉक्स जो है एनसीईआरटी में वो है यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये अच्छी डिटेल है, इसको आप 2 बार पढ़ेंगे तो थोड़ा क्लियरिटी आपको आ जाएगी। पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लिंक बताया है आगे। मैक्सवेल पुट फोर्थ 4 इक्वेशंस, ये ईएम बेस में हम पढ़ेंगे, that play the same role in classical electromagnetism as Newton's equations of motion and gravitational law play in mechanics. He also argued that light is electromagnetic in nature and its speed can be found by making purely electric and magnetic measurements. He claimed that the science of optics is intimately related to the electricity and magnetism. तो एक्चुअल में फिजिक्स की जो अलग अलग ब्रांचेस हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ऑप्टिक्स है, देन मॉडर्न फिजिक्स है, तो उन्हीं में इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर्टिकुलर इस पैराग्राफ में या इस ब्लू बॉक्स में समझाने की कोशिश की गई है। हाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड, और स्टेट, एम्पियर, फैराडे, इन सब ने जो एक्सपेरिमेंट किए, रिजल्ट्स निकाले, और फाइनली एक्स्ट्रा ये कि मैक्सवेल ने ऑप्टिक्स को भी लिंक कर दिया इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के साथ। तो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, बाकी इंटरेस्टिंग डिटेल है। ऑन सिमेट्री ऑपरेशंस, इसको समझने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन आपको लगाना होगा। सिमेट्री एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस इमेजिन करके जब विजुअलाइज करेंगे तो सिमेट्री ऑपरेशंस का मीनिंग क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा।
और अगर मुश्किल लगता है तो छोड़ सकते हैं, आगे इसका कोई रोल कहीं पर नहीं है, ना बोर्ड में ना कंपटीशन में। और आपको इंटरेस्टिंग लगे तो समझ लीजिए, पर उसके लिए आपको विजुलाइज करना है 3 डायमेंशनली। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, इसका जिक्र मैं अभी कर रहा था बच्चों, ये तैयार कर लेना चाहिए आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू you should be aware of electric displacement what it is। और इसको आप लिंक कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म जब हम पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे मैग्नेटाइजेशन फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को उसके साथ लिंक कर पाएंगे कि इस क्वांटिटी की क्या जरूरत हमको पड़ेगी। तो बच्चों ये कंप्लीट डिटेल हो गई, तो समरी को हम यहीं पर खत्म करते हैं, फिर जल्दी मिलेंगे। अब कुछ लेक्चर्स में, जैसा मैंने शुरू में बताया, क्वेश्चन आंसर मैं डिस्कस करने वाला हूं, सब्जेक्टिव भी फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑब्जेक्टिव भी फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से वीडियोस देखते रहें, अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करते रहें। सो कीप ट्यून एंड एंजॉय द सब्जेक्ट।